हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ डॉग मैन की कुछ खौफनाक कहानियाँ, जिन्हें सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। अगर ये कहानियाँ आपको पसंद आएं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक्स हमें और लोगों तक पहुँचाने में मदद करते हैं, जिससे हम ऐसी और कहानियाँ सुनाने के लिए प्रेरित होते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप देश और दुनिया के किस कोने से हमारी ये कहानी सुनने आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। ये कहानी मेरे चचेरे भाई ने मुझे सुनाई है। वो एक ईमानदार व्यक्ति है जिसने मेरी जानकारी में कभी झूठ नहीं बोला है। वो क्रिप्टिड्स के अस्तित्व को हमेशा नकारता रहा है। ये कहानी उसी के नज़रिए से सुनाई जाएगी, लेकिन शुरू करने से पहले मुझे कुछ बातें बतानी हैं। मेरा चचेरा भाई काफ़ी लंबा है, लगभग 6.5 फीट, और कराटे में उसकी महारत के कारण उसने दूसरी ब्लू बेल्ट भी हासिल की है। इस घटना से पहले वो एक ऐसा व्यक्ति था जो लड़ने से पीछे नहीं हटता था। वो अमेरिका में नहीं रहता, बल्कि यूरोप में, विशेष रूप से जर्मनी में रहता है। इसलिए ये कहानी उसकी सुनाई हुई बातों का अनुवाद है। हमारे देश में डॉगमैन के बारे में कोई कहानियां नहीं हैं, केवल वेयरवुल्फ की कहानियां हैं। लेकिन उसने जो कहानी बताई थी उसके अनुसार उस रात पूर्णिमा की रात नहीं थी, इसलिए ये वेयरवुल्फ नहीं हो सकता था। अब बिना किसी देरी के मैं यहाँ से कहानी शुरू करता हूँ। मैं और मेरे दोस्तों ने हमारे शहर के पास के जंगल में कैंपिंग करने का फैसला किया, क्योंकि हम लंबे समय से घर में ही बंद थे। हम सभी लोग मेरे घर पर मिले, क्योंकि वो जंगल की ओर जाने वाली सड़क के सबसे करीब था। वहां पहुंचकर हमने अपना कैंपिंग का सामान एक दोस्त की कार में डाला। हम उस रात कैंपिंग करने वाले थे और सूरज ढलने लगा था। हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, क्योंकि मेरे एक दोस्त का काम 1 घंटे लेट खत्म हुआ था। जब हम वहां पहुंचे तब बहुत कम धूप बची थी। हमने जल्दी से सब कुछ सेट करना शुरू कर दिया। जब मेरे दोस्त कार से सामान उतार रहे थे और टेंट लगा रहे थे, तब मैं लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में चला गया। मैं लगभग आधे घंटे तक लकड़ी इकट्ठा करता रहा। मैं जंगल में काफी अंदर तक चला गया था। तभी अचानक मुझे भारी कदमों की आवाज और एक भेड़िए जैसी गुर्राहट सुनाई दी। ये निश्चित रूप से बहुत अजीब था, क्योंकि उस जंगल में सदियों से भेड़िए नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ के किसानों ने अपने मवेशियों की रक्षा के लिए उन्हें खत्म कर दिया था। मैंने अपनी लकड़ी नीचे रखी और धीरे धीरे पीछे मुड़ा। फिर जो मैंने देखा उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मुझसे कुछ फीट दूर, अपने पिछले पैरों पर खड़ा, एक बड़ा सा जीव था जो गहरे भूरे रंग के फर से ढका हुआ था। उसका चेहरा भेड़िए जैसा था और उसकी पीली आंखें मुझे बहुत चुभ रही थीं। वो लगभग 8 फीट लंबा था और मुझे उसका चेहरा देखने के लिए गर्दन ऊपर उठाकर देखना पड़ा। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी वो ये थी कि वो जीव अपनी लंबी बाहों में एक छोटी लड़की को लेकर खड़ा था। मैं ये नहीं बता सकता था कि वो लड़की सांस ले रही थी या नहीं, लेकिन मुझे उस पर कोई खून या घाव का निशान नहीं दिखा। जब मैं उस लड़की को देख रहा था तब वो जीव एक और कदम मेरी ओर बढ़ा। वो फिर मेरी तरफ झुका। उसकी थूथन मेरे चेहरे से लगभग 1 इंच दूर आ गई थी। मैं उसकी नाक से निकलती हवा को महसूस कर सकता था। वो मुझे सूंघ रहा था, मेरी गंध ले रहा था। लेकिन कुछ ही पलों के बाद वो अचानक पीछे हट गया। कुछ कदम पीछे जाने के बाद वो नीचे झुका और लड़की को मेरे सामने जमीन पर रख दिया। फिर वो चारों पैरों पर आ गया और मुझे देखकर गुर्राया, मानो कह रहा हो कि इस जंगल से चले जाओ। फिर वो तेज गति से वापस उसी रास्ते से भाग गया जहां से आया था।
मैं खुश था कि अब वो मेरा पीछा नहीं कर रहा था। मैंने उसे भागते हुए देखा और फिर मैंने लड़की की धीमी आवाज़ सुनी। वो पूछ रही थी कि क्या वो जीव चला गया है। मैंने हाँ में जवाब दिया और उससे पूछा कि क्या वो ठीक है। वो उठकर बैठ गई और बोली कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर कुछ चोट के निशान थे। मैंने उससे पूछा कि ये निशान कहाँ से आए हैं। उसने बताया कि ये निशान उस जीव से नहीं, बल्कि उसके अत्याचारी सौतेले पिता से थे। उसने कहा कि वो एक दिन पहले घर से भागकर अपने चाचा के पास जा रही थी, जो हमारे ही शहर में रहता है। वो सड़क से दूर रहना चाहती थी ताकि उसके माता पिता उसे कार से ढूंढ ना पाएं, इसलिए वो जंगल से होकर आ रही थी। मेरी मुलाकात से कुछ देर पहले उसने भी पीछे से एक गुर्राहट सुनी थी। उसने देखा कि एक जीव चारों पैरों पर उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने मुझे बताया कि उसने सुना है कि जब कोई शिकारी आपके पास आए तो मरने का नाटक करना चाहिए, और उसने ऐसा ही किया। लेकिन जल्द ही उसे ऐसा लगा जैसे उस जीव ने उसे उठा लिया है और कहीं लेकर जा रहा है। क्योंकि वो उस जीव को परेशान करने का जोखिम नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं हिली। मैंने उसे उसके चाचा के पास ले जाने की पेशकश की और उसने स्वीकार कर लिया। मैं उसे अपने दोस्तों के पास ले गया। मैंने उन्हें बताया कि वो लड़की मुझे जंगल में मिली है और वो अपने चाचा के पास जा रही है। मैं जानता था कि मेरी बाकी की कहानी पर वो लोग विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैंने उस जीव के बारे में कुछ नहीं कहा। हमने उस लड़की को उसके चाचा के पास पहुंचाया, जिसने उसे अपने साथ रखा और हमें धन्यवाद दिया। ये सब कुछ खत्म होने के बाद हमने फैसला किया कि हम किसी और समय पर कैंपिंग करेंगे। मुझे नहीं पता कि उस जीव ने लड़की या मुझ पर हमला क्यों नहीं किया और वो उस लड़की को मेरे पास क्यों लेकर आया। मैं खुश हूं कि ऐसा हुआ और वो लड़की सही जगह पर पहुंच गई, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं उससे फिर मिलना चाहूँगा या नहीं। कौन जानता है कि जब वो भूखा होगा तब भी वो उतना ही दयालु रहेगा या नहीं। ये घटना मेरे साथ कुछ साल पहले एक हाइक के दौरान हुई थी, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं एक हाइकर हूँ और प्रकृति से प्यार करता हूँ। शहर की शांत जिंदगी कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मेरे ख्याल से आप लोग भी समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरा नाम एलन है और मैं एक ऑफिस की नौकरी करता हूँ जो काफ़ी बोरिंग है। खैर, मैंने ओलंपिक नेशनल फॉरेस्ट वॉशिंगटन स्टेट में एक ट्रेल के बारे में कुछ बातें सुनी थी। वो कुछ सामान्य बातें ही थीं जो नेचर लवर्स फोरम पर चलती हैं। दूरस्थ, अछूते, शानदार नज़ारों के बारे में, मेरी पसंद की जगहों के बारे में। वहाँ तक पहुँचने में मुझे कुछ दिन लगे। मैंने पार्क के प्रवेश द्वार के पास ही एक छोटा मोटेल ढूंढा ताकि अगले दिन की हाइक जल्दी शुरू कर सकूं। अगले दिन की सुबह ताज़ा और चमकदार थी। मैंने अपना बैग लोड किया और सूरज के पूरी तरह से उगने से पहले ट्रेल पर निकल पड़ा। पहले कुछ मील आसान थे। रास्ता बहुत अच्छे तरह से बनाया गया था, जिस पर स्थानीय जंगली फूलों के बारे में छोटे छोटे बोर्ड लगे थे। लेकिन फिर चीज़ें बदलने लगीं। रास्ता संकरा हो गया। पेड़ एक दूसरे के करीब आ गए और उनकी शाखाओं ने ऊपर एक उलझी हुई छत बना दी। सूरज की रोशनी मुश्किल से छनकर आती थी, जिससे जंगल धुंधला और रहस्यमय लगने लगा। मुझे ट्रेल के किनारे एक पुराना कैंप साइट मिला। वहां आग जलाने की जगह थी और कुछ पुराने गियर के फटे हुए अवशेष थे। शायद कुछ हाइकर्स थे जो रास्ते से भटक गए थे और वापस अपनी कैंप साइट पर नहीं आ पाए। मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। मैं एकांत ही तो चाहता था। दोपहर बीत गई और मैंने लंबे पाइन पेड़ों के नीचे स्थिर कदमों और शांत चिंतन के साथ एक अच्छी हाइक की। जब कुछ घंटों की रोशनी बची थी तो मैंने रात के लिए कैंप लगाने की जगह ढूंढनी शुरू की। लेकिन तभी चीज़ें अजीब लगने लगीं। एक ऐसा एहसास कि कोई मुझे देख रहा है।
पहले मैंने उसे जंगल में अकेले बिताए ज़्यादा समय का नतीजा माना। मैंने खुद को समझाया कि ये कोई हिरन या कुछ और होगा। लेकिन फिर आवाज़ें आनी शुरू हुई, झाड़ियों में सरसराहट, टहनियों का टूटना, जो किसी छोटे जानवर के लिए बहुत भारी थी। मैं रुक गया, आसपास के पत्तों को जांचा, लेकिन कुछ नहीं दिखा, सिर्फ मुड़ी हुई शाखाएं और गहरी परछाइयां। अब मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैंने अपनी गति बढ़ा दी। आवाज़ें आती रहीं, कभी करीब, कभी दूर, मानो जो कुछ भी वहां था वो मेरे चारों ओर घूम रहा था। आखिरकार मुझे एक अच्छा कैंपसाइट मिला। एक नदी के किनारे समतल जमीन का टुकड़ा था। मैंने अपना बैग फेंका और अपना चाकू निकाला। यहाँ झाड़ियाँ घनी थीं, जो किसी भी छिपे हुए जीव के लिए एक आदर्श जगह थी। मैंने शाखाओं को काटना शुरू किया, एक बाउंड्री बनाने की कोशिश की। पूरे समय मुझे ये डरा देने वाला एहसास रहा कि मुझे देखा जा रहा है। शाम होते होते मैंने एक छोटी सी आग जलाई। आग की लपटें बड़ी मुश्किल से बढ़ती हुई परछाइयों को दूर भगा रही थी। मैंने जल्दी से रात का खाना खाया। झाड़ियों में सरसराहट अभी भी हो रही थी। मैंने एक हाथ में टॉर्च और दूसरे में चाकू पकड़ा। आज रात मैं सोने वाला नहीं था। तभी मैंने वो आवाज़ सुनी, एक गुर्राहट जो जंगल की दूसरी आवाज़ों को काटती हुई सुनाई दी। वहाँ कुछ था, बड़ा और बेहद करीब। मैं जम गया। ऐसा लगा कि झिंगुरों ने भी अपनी आवाज़ बंद कर दी है। अचानक टहनियों के टूटने की बहुत तेज़ आवाज़ हुई और फिर मैंने उसे देखा। विशाल, कम से कम 6 फीट लंबा और थोड़ा झुका हुआ, गहरे रंग का फर मोटी मांसपेशियों पर लहरा रहा था, और उसका सर, जो मेरे दिमाग में हमेशा के लिए बस गया है, एक भेड़िए का थूथन, लंबा और मांस फाड़ने के लिए बने दांतों से भरा हुआ। आंखें आग की रोशनी में पीली चमक रही थीं। वो मेरे करीब आया और ज़मीन उसके पंजों के नीचे कांपने लगी। मैं वहाँ से भागा। अगले कुछ मिनटों के बारे में मुझे ज़्यादा याद नहीं है। शाखाएं मेरे चेहरे पर वार कर रही थीं, पत्थर मेरे पैरों को काट रहे थे, लेकिन मैं बस भागा जा रहा था। उस जीव की गुर्राहट और उसके पैरों की धमक मेरे पीछे गूंज रही थी। मैं एक खड्डे के किनारे पर पहुंचा और फिसलकर उसकी ढलान पर गिर गया। अब मैं एक तेज बहती हुई नदी में आधा डूबा हुआ था। बर्फीले पानी का झटका मुझे होश में लाया। मैं लड़खड़ाते हुए उठा, ये उम्मीद करते हुए कि वो जीव अंधेरे से बाहर आएगा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ नदी की आवाज़ और मेरी हाँफती हुई सांस। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक वहाँ कांपता रहा। मैंने खुद से कहा कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, नदी के साथ साथ चलना चाहिए, शायद ये मुझे किसी जनजीवन के बीच ले जाए। लेकिन मेरे पैर जमे हुए थे और मेरा शरीर आज्ञा मानने से इनकार कर रहा था। आखिरकार जब सुबह की पहली किरणों ने आसमान को ग्रे रंग में रंग दिया, तो मैंने दूर एक इंजन की आवाज़ सुनी। मतलब सड़क आसपास ही थी। मैंने किसी तरह अपने कांपते हुए शरीर को झाड़ियों के बीच से होते हुए बाहर निकाला और एक गंदगी भरे रास्ते पर जा पहुंचा। ठीक उसी समय पर एक पुराना पिकअप ट्रक गुजरा। मैंने पागलों की तरह हाथ हिलाया और ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया। उसे लगा होगा कि मैं कोई पागल आदमी हूँ, जंगल से बाहर, कपड़े फटे हुए और आंखें फैली हुई हैं। लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैं ट्रक में घुस गया और उस जीव के बारे में बड़बड़ाने लगा। ड्राइवर एक लकड़हारा था जिसका नाम हैंक था। वो एक ऐसा आदमी था जिसकी बाहें पेड़ के तनों जैसी मोटी थीं। उसने मेरी कहानी सुनी। घनी दाढ़ी के नीचे उसका चेहरा बिल्कुल भावरहित था। जब मैंने अपनी कहानी ख़त्म की तो उसने सिर्फ सर हिलाया, मुझे कॉफ़ी का थर्मस दिया और इंजन चालू कर दिया। वो मुझे सीधे एक रेंजर स्टेशन ले गया और मेरे साथ अंदर भी आया। जब रेंजर्स को मैंने अपनी कहानी सुनाई तो वो हैंक जितने खुले दिमाग के नहीं थे। पूरे समय मैं उनके संदेह भरी नज़रों को महसूस कर सकता था, और उन्हें दोष कौन दे सकता है। मैं किसी बुरी हॉरर फिल्म के जैसी कहानी सुना रहा था। हैंक ने मुझे स्थानीय क्लिनिक में पट्टी बंधवाने तक रुकने के लिए कहा।
उसने मुझे रात भर रहने के लिए अपने कैबिन में एक सोफ़ा भी दिया। अगले दिन एक रेंजर आया और कहा कि उन्होंने इलाके को छान मारा है। कुछ अस्त व्यस्त झाड़ियाँ पाई हैं, टहनियाँ भी काफ़ी टूटी हुई हैं, लेकिन मेरे दावों का समर्थन करने के लिए और कुछ नहीं है। उस रेंजर ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई अटेंशन सीकर हूँ। यहाँ तक कि हैंक ने भी मेरे कंधे पर थपथपाया और कहा, कभी कभी जंगल भी आदमी के साथ खेल जाता है। घर वापस आकर बुरे सपने शुरू हो गए। हर बार जब मैं आंखें बंद करता तो मैं अपने आप को उस जंगल में पाता, उस जीव को देखता। उसकी सड़ी हुई सांस मेरे चेहरे पर गर्म हवा की तरह लगती और उसकी पीली आंखें मेरे दिमाग में एक जलन पैदा करती। डॉक्टरों ने इसे पीटीएसडी कहा और मुझे दवाई दी जो मेरे डर को कम करने में कुछ नहीं कर पाई। मैंने बाहर जाना बंद कर दिया। पेड़ों को देखना या हवा में पत्तियों की सरसराहट सुनना बर्दाश्त नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि सड़क के पार पार्क में गिलहरियाँ भी मेरे पेट में मरोड़ पैदा कर देती थीं। मैंने काम पर वापस जाने की कोशिश की, लेकिन मेरे क्यूबिकल के हर छायादार कोने ने मुझे डरा दिया। मैंने छुट्टी ली और फिर वापस कभी नहीं गया। मैं एकांत प्रिय हो गया। जो कुछ भी चाहिए था उसे ऑर्डर करता था। दुनिया मेरे छोटे से अपार्टमेंट की दीवारों तक सिमट गई। दोस्त, परिवार, सभी से संपर्क टूट गया। मैंने उन्हें बताया कि मैं ठीक हूँ, बस कुछ समय चाहिए। आखिरकार उन्होंने ही फ़ोन करना बंद कर दिया। कुछ महीनों बाद खबरें आनी शुरू हुई। ओलंपिक नेशनल फॉरेस्ट में हाइकर्स, कैंपर्स और कुछ स्थानीय लोगों के गायब होने की घटनाएं आनी शुरू हो गईं। अखबारों ने इसे लेकर हंगामा मचा दिया। कोई शव नहीं, कोई सबूत नहीं, सिर्फ पीछे छोड़े गए खाली स्थान। और हमेशा उन लेखों में कहीं ना कहीं कुत्ते जैसे पंजों के निशान का जिक्र होता था, जो उन क्षेत्रों के आसपास पाए गए थे जहां से लोग गायब हुए थे। हर बार जब मैं ये न्यूज़ सुनता, मेरे पेट में अजीब सी हलचल होने लगती। मैं जानता था कि वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, मानसिक बीमारी का कोई तर्क दे देंगे, लेकिन मैंने जो देखा था वो सच था। मैंने सालों से जंगल नहीं देखा है, लेकिन मैं शपथ ले सकता हूँ कि मैं अभी भी गीली मिट्टी और सड़े हुए पत्तों की गंध महसूस कर सकता हूँ। मैं उसकी सांस को अपनी गर्दन के पीछे महसूस कर सकता हूँ। पता नहीं और कब तक मेरे साथ ये सब होता रहेगा। मैं एक नेटिव अमेरिकन हूँ, सेमिनोल जनजाति से, और मैं एक शमन और मेडिसिन वूमन के रूप में भी काम करती हूँ। लोग हमेशा ये मान लेते हैं कि मैं केवल जड़ी बूटियों से अपने लोगों की मदद करती हूँ, जो कि मैं करती हूँ, लेकिन इसके अलावा भी और कई चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ, जिनके बारे में हमारे लोग हमारी जनजाति से बाहर ज़्यादा बात नहीं करते। मैं बुरी शक्तियों, राक्षसों और आत्माओं से निपटती हूँ, और हाल ही में एक ईविल से जूझ रही हूँ, जिसे डॉगमैन के नाम से जाना जाता है। डॉगमैन सदियों से अस्तित्व में रहा है। वो खतरनाक और अप्रत्याशित होते हैं। हाल ही में मुझे हमारी जनजाति के एक बुजुर्ग का फ़ोन आया, जिसमें उन्होंने मेरी मदद मांगी। एक परिवार को एक डॉगमैन द्वारा परेशान किया जा रहा था। मैंने गुरुवार की शाम अपना बैग पैक किया और उनके घर पहुंची। मैंने उनसे पहले ही अनुरोध किया था कि वहां कोई भी ना रहे, इसलिए वहां केवल मैं थी। सबसे पहले मैंने नमक और डॉगवुड की छाल का मिश्रण तैयार किया और उसे घर के किनारों पर एक लाइन में डाला। ऐसा कहा जाता है कि ये डॉगमैन को दूर रखता है। हमारी जनजाति ने ऐसे अनुष्ठानों को पीढ़ियों तक सहेज कर रखा है। मैंने घर के सभी खिड़कियों और दरवाज़ों को खोल दिया ताकि सुरक्षा का आवरण हर जगह फैल सके। मैंने अपने हाथ से पकड़े हुए ड्रम को बजाना शुरू किया और अनुष्ठान का गीत गाना शुरू किया। जब मैं रसोई में पहुंची तो मुझे एक तेज चीख सुनाई दी, जो किसी जानवर की पीड़ा जैसी लग रही थी। मैंने धीरे से बाहर निकलकर घर के पिछवाड़े के किनारे को जांचना शुरू किया। वहां के जंगल घने थे
और डूबते सूरज ने उन्हें और भी डरावना बना दिया था। तभी मैंने अपनी दाईं ओर कुछ हलचल देखी। वहां कोई ओक के पेड़ के पास खड़ा था, जिसका एक बड़ा पंजा पेड़ के चारों ओर लिपटा हुआ था। इन अनुष्ठानों का अध्ययन करना एक बात है, लेकिन जिसके खिलाफ आप ये कर रहे हैं उसे वास्तव में अनुभव करना बिल्कुल अलग है। मैं ऐसा कुछ देखने के लिए तैयार नहीं थी। वो जीव लगभग 6 से 7 फीट लंबा था और 2 पैरों पर खड़ा था। उसके पैर जर्मन शेफर्ड के मजबूत पैरों जैसे लग रहे थे। धड़ एक बालों वाले आदमी की छाती और पेट जैसा लग रहा था और उसका फर काला, ज्यादातर भूरा और यहाँ वहाँ सफ़ेद धब्बों वाला था। उसकी बाहें मोटी और बॉडी बिल्डर जैसी थीं, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाला उसका सर था। वो बिल्कुल भेड़िए के सर जैसा था, जिसके 6 से 8 इंच लंबे नुकीले कान थे। आंखें गहरी और काली थीं और उसके 2 बड़े सफ़ेद दांत चमक रहे थे। मैंने अनुष्ठान करना जारी रखा, ये याद रखते हुए कि अगर मैं रुकती हूँ तो स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती है। मैंने उसे इधर उधर घूमते हुए, गुर्राते हुए और चीखते हुए सुना, जबकि मैं ड्रम को लगातार बजाती रही। मैंने अपनी डरी हुई आंखों को ड्रम पर टिकाए रखा, क्योंकि अगर मैं उस अमानवीय जीव को ज़्यादा देर तक देखती तो मैं पागल हो सकती थी। ऐसा लग रहा था कि वो मेरे पास आने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मुझे रोकना चाहता था। लेकिन एक तेज चीख के बाद मैंने उसे एक पेड़ की शाखा पर प्रहार करते हुए सुना और फिर वो जंगल में भाग गया। मैंने अनुष्ठान को 5 मिनट तक जारी रखा और जब तक मैं वहां से निकली मैंने उसे बस एक और बार सुना था। अगले दिन मैंने बुजुर्ग को सूचित किया कि अनुष्ठान पूरा हो गया है और परिवार अब लौट सकता है। सौभाग्य से उन्हें अब तक कोई समस्या नहीं हुई है, लेकिन बुजुर्ग ने मुझे एक गंभीर और डरावनी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि क्योंकि डॉगमैन ने मुझे अनुष्ठान करते हुए देखा है, अब उसकी नज़र मुझ पर रहेगी। मैं प्रार्थना करती रही कि वो गलत हों, लेकिन 2 दिन बाद जब मैं अपने घर से बाहर निकल रही थी तो मैंने अपने घर की खिड़की पर एक पंजे का निशान देखा। वो खिड़की ज़मीन से 3.5 फीट ऊपर थी और पंजे का निशान मेरे हाथ से भी बड़ा था। मैंने एक दोस्त को बुलाया जो एक गेम वार्डन है। वो आया और पंजे के निशान को देखा। उस निशान को देखने के बाद वो बस अपने सर को खुजलाता रहा। आखिरकार उसने कहा कि ये शायद बॉब कैट, पैंथर या भालू के पंजे के निशान हो सकते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ में कोई यकीन नहीं था। जब वो जा रहा था तो उसने स्वीकार किया कि उसने अपने 20 साल के करियर में ऐसा निशान कभी नहीं देखा था। मैंने उस निशान की एक तस्वीर ली और बुजुर्ग आदमी को फ़ोन किया। वो आया और उसने उस निशान को जांचा। उसने कहा कि ये निश्चित रूप से डॉगमैन का ही था। जाने से पहले उसने मुझसे कहा कि मैं रात में घर से बाहर निकलते समय बहुत सावधान रहूं। अगले दिन मैंने अपने घर और ज़मीन के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाया, लेकिन दूसरी शाम जब मैं घर के पीछे बरामदे में बैठी थी तो मुझे लगा कि मैंने जंगल में कुछ सुना, एक धीमी चीख जैसा। अब उसे पता है कि मैं कहाँ रहती हूँ और मैंने कभी भी इतना डर महसूस नहीं किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी प्रॉपर्टी के आसपास के इलाके में डॉगमैन आ गए हैं और उन्होंने उस छोटे बिगफुट परिवार को भगा दिया है जो यहाँ 20 साल से अधिक समय से रह रहा था। मेरा घर और मेरा पूरा परिवार पूर्वी ओरेगन के उम्तिला क्षेत्र में लगभग पूरी जिंदगी से रह रहा है। मुझे ये संपत्ति अपने परिवार से विरासत में मिली है और मैं खुद यहाँ बहुत लंबे समय से रह रहा हूँ। मेरे अपने बच्चे भी यहीं पले बढ़े हैं। हमारे यहाँ आने के कुछ समय बाद ही हमने पाया कि प्रॉपर्टी के सबसे पीछे वाले हिस्से में बिगफुट का एक छोटा और दोस्ताना परिवार रहता है। क्योंकि हमारी जगह उम्तिला जंगल से लगती है, वो कभी कभी खाने के लिए आते हैं।
हम उनके लिए सेब, रोटी और अन्य चीज़ें रखते हैं जो उन्हें पसंद आती हैं और वो उन्हें ले जाते हैं। हमने हमेशा उनका सम्मान करने, उन्हें उपहार देने और उन्हें अकेले छोड़ने का एक नियम बनाया हुआ है। वो आमतौर पर वसंत और गर्मियों के आसपास आते हैं और फिर पतझड़ और सर्दियों में वो नहीं दिखते। कम से कम हमने तो उन्हें नोटिस नहीं किया है। जहाँ तक हम जानते हैं वो पिछले 15-16 साल से यहाँ रह रहे हैं। हमने एक बड़े नर को देखा है जो शायद 8 से 9 फीट लंबा और बहुत चौड़ा है। एक छोटी और कम लंबाई वाली मादा और एक जवान बिगफुट भी है। हमने कभी उन्हें करीब से नहीं देखा, लेकिन हमने उन्हें दूर से ज़रूर देखा है। हम उनके लिए जो उपहार रखते हैं उसे अपनी प्रॉपर्टी के बीच में रखते हैं, अपने घर से दूर, ताकि वो सुरक्षित महसूस कर सकें। हमारे उपहार हमेशा ले लिए जाते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। उन्होंने हमेशा खुद को अलग रखा है, कभी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की है, ना ही हमारे घर में आए हैं या खिड़कियों पर खटखटाए हैं, जैसा कि कई बिगफुट की कहानियों में बताया जाता है। हमारा परिवार भी उनकी जगह और संपत्ति का बहुत सम्मान करता है। मेरे बच्चे भी बड़े होते हुए हमेशा जंगल के उस हिस्से से दूर खेलते थे जहां वो रहते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने उन्हें बसंत और गर्मियों में भी नहीं देखा है, जब वो आमतौर पर दिखाई देते थे। इसके बजाय हमने कुछ और ही देखा है, जिसे हम डॉगमैन मानते हैं। क्रिप्टिड रिसर्च करने और ये पता लगाने के बाद कि हम किससे निपट रहे हैं, मेरे सबसे छोटे बेटे ने घर के पीछे की ओर खोजबीन की और इस जीव को कई बार देखा है। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी पहली नज़र इस काले बड़े भेड़िए जैसे जीव पर 2019 की शुरुआत में मार्च या अप्रैल के आसपास पड़ी, उस वक्त के आसपास जब बिगफुट का परिवार आमतौर पर दिखाई देता था। पहली चीज़ जो हमने नोटिस की वो ये थी कि इस इलाके में हिरणों की संख्या बहुत कम हो गई थी। यहाँ वाइट टेल डियर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब से हमने डॉगमैन को देखा है, ज़्यादातर हिरण इस इलाके को छोड़ चुके हैं। ये उनके प्रजनन, रहने और खाने के लिए एक बढ़िया जगह है। इसलिए ऐसी जगह पर इस काले 2 पैरों पर चलने वाले भेड़िए को देखना थोड़ा चिंताजनक था और मुझे पता था कि कुछ तो सही नहीं है। 2019 की वसंत और गर्मियाँ बाहर रहने के लिए बहुत ही बेचैन करने वाली थीं। मुझे याद है कि मई और जून के कई दिनों में जब मैं प्रॉपर्टी के सबसे पीछे वाले हिस्से में यार्ड का काम कर रहा था, तो मुझे एक भयानक एहसास होता था जो मुझे बिगफुट के आसपास कभी नहीं हुआ था। ये सिर्फ देखे जाने का एहसास नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था कि मेरा किसी बड़े शिकारी द्वारा पीछा किया जा रहा है, जैसे कोई भालू या और कोई बड़ा जानवर हो। इससे मुझे बहुत बेचैनी होती थी। ये एहसास गर्मियों में भी जारी रहा, यहाँ तक कि अगस्त के अंत तक, जब ये इतना बुरा हो गया कि मैंने वहाँ यार्ड का काम करना ही छोड़ दिया, क्योंकि मैं उससे भिड़ना नहीं चाहता था। पतझड़ में अक्टूबर के आसपास जब मौसम ठंडा होने लगा तो मैं वहाँ वापस जा सकता था और कोई समस्या नहीं होती थी। सर्दियों तक सब कुछ ठीक चलता रहा और फिर जब मार्च 2020 में वायरस आया तो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ गईं। कोविड के कारण मेरा सबसे छोटा बेटा अब घर पर था और उसने बाहर की ओर खोजबीन करने का फैसला किया। वो मेरी बात पर विश्वास नहीं करता था और अभी भी मानता था कि वहाँ बिगफुट परिवार ही रहता है। अप्रैल और मई के दौरान कई बार वहाँ जाने के बाद उसने मुझे बताया कि उसने इस काले 2 पैरों वाले जीव को कई बार देखा है और उसका मानना है कि वहाँ उनका एक पूरा झुंड है। 2 या 3 मील पीछे जाने पर उसे कई हिरणों के शव मिले जो असामान्य रूप से खाए हुए और टुकड़ों में फाड़े हुए थे, जैसे कि किसी बड़े भूखे शिकारी ने उन्हें मार डाला हो। वहाँ वन्य जीवों की भी कमी थी, ज़्यादा हिरण नहीं थे। वास्तव में कहा जाए तो कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि किसी चीज़ ने लगभग सभी वन्य जीवों को उस इलाके से भगा दिया है, यहाँ तक कि पक्षियों को भी। ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा डरावना था। शुरुआत में उसने बड़े कुत्ते के पंजों के निशान देखे जो अविश्वसनीय रूप से बड़े थे।
कई अलग अलग मौक़ों पर और आगे जाने के बाद उसने इन जीवों का एक झुंड देखा जो 2 और 4 पैरों पर चल रहे थे। वो इतना दूर था कि उसे लगा कि उसे देखा नहीं गया है, लेकिन उसने कहा कि उसे इतना डर लगा कि वो वहाँ से भाग आया। ये पहली बार नहीं था, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। उसने उन्हें कई बार देखा है, बसंत और गर्मियों के दौरान, हमारी प्रॉपर्टी के पीछे से लेकर जंगल के अंदर तक। हालांकि मैं अपने बेटे को श्रेय देना चाहता हूँ कि वो बहुत निडर है। भले ही इन मुलाकातों ने उसे हिला दिया हो, लेकिन वो अभी भी वहाँ जाता है, उन्हें दूर से देखता है, और मुझे लगता है कि वो उन्हें समझना चाहता है या जानना चाहता है कि आखिर वो हैं क्या। लेकिन एक बात तय है, हमें इनके बारे में कोई संदेह नहीं है। ये डॉगमैन ही हैं। वो हर उस विवरण में फिट बैठते हैं जो हमने ऑनलाइन देखे हैं, और मैं ये भी कहूँगा कि उनके सर बहुत बड़े हैं। 2020 के पतझड़ में वो फिर से गायब हो गए और अब मार्च आ रहा है। हम फिर से कुछ गतिविधि देख रहे हैं। पिछले हफ्ते मेरे बेटे ने इनमें से एक जीव को घर की ओर आते हुए देखा और फिर वो अचानक गायब हो गया। ये सुबह के समय हुआ था, जब वो अपनी कॉफ़ी बना रहा था और सूरज उग रहा था। उसने कहा कि उसने एक बड़े डॉगमैन को घर की ओर आते हुए देखा, और जब उसने वापस देखा तो वो गायब हो गया। उसने कहा कि वो अब चिंतित है कि ये चीज़ें घर के पास आएंगी और अंदर आने की कोशिश करेंगी। अगर अब आगे कुछ भी अजीब होता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट करूँगा। मैं आपको याकिमा रिजर्वेशन के एक हिस्से के बारे में कुछ दिलचस्प कहानियां सुनाना चाहता हूं, जो मेरे दोस्त ने मुझे सुनाई हैं। पहले मैं आपको कुछ पूर्व जानकारी देना चाहता हूं। मैं पूर्वी वॉशिंगटन में रहता हूं, जो याकिमा के उत्तर में है। याकिमा रिजर्वेशन एक काफ़ी छोटा रिजर्वेशन है, लेकिन ये याकिमा से लेकर माउंट एडम्स के एक तरफ तक फैला हुआ है। ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इस पहाड़ के आसपास बहुत सारी अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा। मुझे अपने ज्ञान और शोध पर भरोसा है, खासकर क्रिप्टिड्स के बारे में। मैं एक रिसर्चर हूं और मैं बिगफुट, स्किन वॉकर्स, चुपाकाब्रा, जर्सी डेविल, डॉगमैन, वेंडिगो जैसे जीवों के बारे में बात करता हूं। इसलिए मेरे लिए एक ऐसे दोस्त का होना जो एक नेटिव अमेरिकन है और अपनी परंपराओं से गहराई से जुड़ा है, ये एक वरदान की तरह है। उनके पास भी आमतौर पर ऐसे ही जीवों और अज्ञात चीज़ों के साथ अपनी कहानियाँ और अनुभव होते हैं। वो आमतौर पर बहुत आध्यात्मिक और परंपरावादी लोग होते हैं। कम से कम उनमें से कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं। मेरे कई दोस्त नेटिव अमेरिकन्स हैं और उसी रिजर्वेशन से हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये बहुत परंपरावादी लोग हैं, और उनसे और उनके अनुभवों से जो आप सीख सकते हैं वो सचमुच अद्भुत है। मेरे करीबी दोस्त, जिनका असली नाम मैं नहीं बताना चाहता, हालांकि उन्होंने मुझे इन कहानियों को आपको सुनाने की अनुमति दी है। मैं उन्हें यहाँ टेरी कहूँगा। टेरी पूरी जिंदगी रिजर्वेशन पर रहा है और परंपरा, भाषा और अनुभवों से बहुत जुड़ा हुआ है। उसके साथ भी कुछ अविश्वसनीय मुठभेड़ें हुई हैं। हम दोनों को पैरानॉर्मल और क्रिप्टिड्स में रुचि है। हालांकि जब उसका कोई अनुभव या मुठभेड़ होती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसका मानना है कि हमें ऐसे जीवों के संपर्क में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये हमारी मानवीय समझ से कहीं आगे हैं। टेरी के परिवार के कई लोगों के साथ मैं बहुत करीबी हो गया हूँ। उनके साथ भी ऐसे ही बहुत से अनुभव हुए हैं। मैंने उससे और उसके परिवार से स्किन वॉकर्स के बारे में बात की है। यहाँ वॉशिंगटन में भी स्किन वॉकर्स की बात होती है, जैसा कि एरिज़ोना में भी होती है। उनके पास भी ऐसी ही कहानियाँ हैं, लेकिन उनके पास इसके लिए एक शब्द है जो मुझे ठीक से याद नहीं है। मुझे टेरी से फिर से पूछना होगा। ये उन चीज़ों में से एक है जिसके बारे में वो बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि रात के समय इनका जिक्र करना इन जीवों को बुलाने जैसा होता है। उसके परिवार के ज़्यादातर लोग
इसके बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं, लेकिन कभी कभी वो बात कर भी लेते हैं। टेरी ने कुछ ऐसा अनुभव किया है जो स्किन वॉकर जैसा नहीं है, बल्कि जानवरों जैसा है। उसकी पहली वास्तविक मुठभेड़ तब हुई जब वो और उसका भाई एक दिन नदी पर मछली पकड़ रहे थे। उसने बताया कि एक बड़ा गुस्से वाला भेड़िया जो 2 पैरों पर खड़ा था उनका पीछा कर रहा था। उसने इन्हें इतना डरा दिया कि वो कभी उस मछली पकड़ने की जगह पर वापस नहीं गए। उसके कुछ दोस्तों ने भी बताया कि उन्होंने रात में सड़क पर दौड़ते हुए या गाड़ी चलाते समय उसे देखा है। अगली बार उसकी मुठभेड़ तब हुई जब वो थोड़ा बड़ा हो गया था और एक दोस्त के घर पर रात में बॉनफायर जला रहा था। उसने और उसके दोस्तों ने पेड़ों की कतार से बड़ी लाल आंखें देखी और एक लंबे भेड़िए की रूपरेखा देखी। उन्होंने उसे रात में सड़क के किनारे चलते हुए भी देखा, जो लंबी घास के पीछे आंशिक रूप से छिपा हुआ था। उसके घर के आसपास भी वो घूमता रहा। रात में दरवाजे के हैंडल खोलने की कोशिश करता रहा और जोर से गुर्राता रहा। रिजर्वेशन पुलिस इनके बारे में जानती है, लेकिन वो इनसे निपटने से इनकार करती है। उसके छोटे भाई कुछ ताबीज़ इकट्ठा करते थे और ये ताबीज़ किसी तरह इन जीवों को आकर्षित करते थे। जब तक टेरी को यह एहसास हुआ कि वो क्या कर रहे हैं, तो उसने उन्हें वो ताबीज़ फेंकने के लिए कहा। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, वो जीव कम आने लगे, लेकिन फिर भी समय समय पर वो दिखते रहे। वो मुझे ताबीज़ के बारे में कभी नहीं बताएगा, क्योंकि उसे डर है कि मैं भी ऐसे ही ताबीज़ ढूंढने की कोशिश करूँगा। मुझे पता है कि उन्हें ये ताबीज़ रिजर्वेशन पर मिले थे। मेरा मानना है कि ये काले जादू से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि उसने बातों बातों में इसकी ओर इशारा किया था। टेरी ने मुझे ऐसे लोगों के बारे में कहानियाँ सुनाई हैं जिन्हें वो बचपन से जानता है और जो अंधेरे और प्रकाश की आत्माओं के साथ खेलते हैं। उसका कहना है कि कभी कभी आत्माएं इस इलाके में आकर्षित हो जाती हैं और आप इसे हवा में महसूस कर सकते हैं। ये काफ़ी तनावपूर्ण लगता है। उसने कहा कि उसने जो देखा है उसके अलावा भी बहुत सी बुरी शक्तियां हैं। मेरे विचार से जो उसने देखा है वो डॉगमैन हो सकता है। उसने मुझे अपने दोस्तों के बारे में बताया है जो लंबे पतले काले रंग के जीव और छोटे जीव भी देख चुके हैं। ये केवल आधी रात में निकलते हैं और काफ़ी डरावने होते हैं। मैंने किसी के शारीरिक रूप से चोटिल होने के बारे में नहीं सुना है, लेकिन जो कहानियाँ मुझे सुनाई गई हैं उनमें ये जीव लोगों को डराने और सताने के लिए ऐसा करते हैं। ऐसा लगता है कि ये जीव बस लोगों को डराने के लिए ऐसा करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जीव न केवल वो जो टेरी देख रहा है, बल्कि सभी किसी विशेष व्यक्ति को निशाना बनाते हैं। ऐसा लगता है कि वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के ऊपर छोड़े गए हैं। मैंने उससे पूछा कि क्या वो जो देख रहा है, क्या वो स्किन वॉकर है। उसे स्किन वॉकर के बारे में ज्ञान है। वो उन्हें मुख्य रूप से नवाज़ो धर्म और संस्कृति से जानता है, लेकिन उसने कहा कि नवाज़ो संस्कृति में भी ऐसे ही जीव हैं, बस उनके नाम अलग हैं। वो मुझे बताता है कि वो वास्तव में इस जीव को स्किन वॉकर नहीं मानता। उसने कहा कि ये एक बुरे भेड़िए की आत्मा है जो एक मरे हुए जानवर के शरीर में है। उसने और उसके भाइयों और दोस्तों ने जंगल में कुछ खास जगहों के बारे में जान लिया है। इसमें शिकार करने की जगह, मछली पकड़ने की जगह, ट्रेल्स और गेम ट्रेल्स शामिल हैं। कुछ ऐसी जगह हैं जहां वो केवल दिन में जाते हैं और रात में वहां जाने से बचते हैं। वो इन चीज़ों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जैसा कि मैंने पहले कहा, ये दिलचस्प है कि रिजर्वेशन का पश्चिमी हिस्सा माउंट एडम्स के आधे हिस्से पर समाप्त होता है। ये पहाड़ सालों से अजीब और अस्पष्ट चीज़ों को देखे जाने के लिए बदनाम रहा है। यहाँ बिगफुट को कई बार देखा गया है, यहाँ तक कि 1800 के दशक से भी पहले। वॉशिंगटन राज्य का इतिहास इनसे भरा हुआ है। टाइम और डायमेंशनल एनोमलीज़ के बारे में भी बात होती हैं जो काफ़ी दिलचस्प हैं। यहाँ यूएफओ देखे जाने की बातें भी हैं। पहाड़ के कुछ स्थानों पर असामान्य चुंबकीय रीडिंग भी मिली है। मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे आपस में मेल खाता है,
लेकिन ये काफ़ी दिलचस्प बन जाता है जब आप इन बिंदुओं को जोड़ने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है इन जीवों के दिखाई देने और इतनी सारी साइटिंग्स होने का कुछ लेना देना ज़रूर है। मैं जानता हूँ कि टेरी के कुछ अन्य दोस्त पहाड़ के करीब रहते हैं और वो इन चीज़ों को अक्सर देखते हैं, लेकिन जो मुझे समझ आया है वो है कि रिजर्वेशन के पूर्वी हिस्से में जितना दूर जाएंगे ये जीव उतने ही कम दिखाई देते हैं। मैं उसके परिवार और दोस्तों से और बात करूंगा और देखूंगा कि क्या मैं आपके लिए और कहानियां प्राप्त कर सकता हूं। हो सकता है कि वो वास्तव में एक डॉगमैन को ही देख रहे हों और ये जीव किसी कारण से उनकी ओर आकर्षित हो रहा हो। जब मुझे उसके परिवार और दोस्तों से बात करने का मौका मिलेगा तो मैं आप सभी को फिर से अपडेट करूंगा।